साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का वीडियो डिपेंड है टू व्हीलर ईवी सेक्टर के लिए। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में यदि हम निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, कहां पर हमें सतर्कता की जरूरत है और कहां पर हमें आगे ग्रोथ मिल सकती है। विस्तार में बात करेंगे सभी कंपनियों के बारे में। आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। ओला इलेक्ट्रिक महाराष्ट्र में लगभग 100 शोरूम को बंद करने का महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया है। तो ये खबर ओला इलेक्ट्रिक के लिए बहुत बड़ी खबर है। यदि इनके महाराष्ट्र में 100 शोरूम बंद होते हैं और लगभग 250 ईवी स्कूटर इनके जब्त किए गए हैं तो ये ओला के लिए एक बड़ी दुख भरी कहानी है। वैसे भी ₹1000 में ओला का शेयर लिस्ट हुआ था। जब कंपनी का आईपीओ आया था तो लिस्टिंग ₹76 से होती है। ₹76 से जाके ₹157 का हाई कंपनी के द्वारा लगाया जाता है। यहां से लगभग दुगना हो जाता है। लेकिन इसी चकाचौंध में रिटेलर फंस जाते हैं और ऊंचे भाव पर निवेश कर देते हैं। आज ये स्थिति हो गई है कि ओला के शेयर 157 से ₹50 में आ गए हैं। 57 से लगभग 70% की गिरावट आ चुकी है। तो सबसे पहले देखते हैं ओला की न्यूज। ओला की न्यूज एक्चुअली कल ही आ गई थी और कल लगभग 40 शोरूम बंद करने की न्यूज थी। लेकिन आज लगभग 3:15 बजे ये न्यूज आती है कि ओला के लगभग 100 शोरूम बंद कर दिए हैं। तो ये देखना होगा कि कल मार्केट में इसका क्या असर पड़ता है। बाकी एक बार हम इसके फंडामेंटल को चेक करते हैं और फिर चलते हैं आपको टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में पूरी कहानी समझाने के लिए। ओला का मार्केट कैप है 23,413 करोड़ का। स्टॉक की पी कोई नहीं, यानी कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं आई है, लॉस मेकिंग कंपनी है। आरओसी निश्चित माइनस में होगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात है देखने वाली ये कि प्रमोटर के पास होल्डिंग केवल 36.8% है और इसमें से लगभग 3% होल्डिंग का प्लेज है। नेट कैश फ्लो कंपनी का माइनस में है 179 करोड़ का। कंपनी ने हाई लगाया है 158 का और लो लगाया है 45 का, यानी 70 से 75% कंपनी टूट चुकी है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो मार्च 2025 का डेटा आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग ज्यों की त्यों बनी हुई है। एफआई ने अपनी होल्डिंग में थोड़ी सी बढ़त बनाई है, यानी लास्ट दिसंबर क्वार्टर में 2.1% की होल्डिंग थी जो कि अब बढ़कर 2.9% की हो गई है। इसके साथ ही डीआई ने अपनी होल्डिंग को घटाया है, 4.55% से 2.93% आ गई है। यहां पे जो सबसे बड़ी होल्डिंग बन के निकल के आई है वो आई है पब्लिक की होल्डिंग, यानी रिटेलर की। तो यहां पे रिटेलर की होल्डिंग 52.14% की है। तो यहां पे जो कंपनी का मालिक है वो पब्लिक है। कंपनी के कर्ज पर यदि नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि बोरिंग 2021 में 42 करोड़ की थी, 2022 में 2608 करोड़ की होती है। मार्च फाइनेंशियल 2023 में 3505 करोड़ की, 2024 में 5684 करोड़ की और सितंबर तक ही इनकी बैलेंस शीट शो की गई है। वो डेटा अवेलेबल है जिसके अनुसार 3355 करोड़ की है। अब इसके बाद दिसंबर और मौजूदा क्वार्टर जो कि बीत चुका है, इसमें अभी इनके पास कितना कर्ज है, कितनी बोरिंग है, इसका डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो यानी कंपनी ऑलरेडी कर्ज में दिखाई दे रही है। यदि इनकी टोटल देनदारियों को देखें तो सितंबर 2024 में 12,571 करोड़ की देनदारी है। यह बहुत बड़ा फिगर होता है कंपनी के लिए। यदि कंपनी को ग्रोथ करना है तो अपनी देनदारियों में कमी करनी होगी। तो ओला का चार्ट आपके सामने है। आज मामूली बढ़त के साथ ओला बंद हुआ है। टेक्निकल यदि हम देखें तो यहां पे निकल के आता है कि कंपनी का जो पहला रेजिस्टेंस है वो 70-71 के आसपास है। अब इसमें दोनों प्रकार की स्ट्रेटजी हो सकती है। जो कि न्यूज है, न्यूज कंपनी के हिसाब से नेगेटिव है, तो न्यूज का इंपैक्ट जो भी आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि रिटेलर को फंसाने के लिए अलग गेम खेला जाता है। जो इस शेयर बाजार में बड़े खिलाड़ी हैं वो हमेशा रिटेलर के विपरीत चलते हैं। यदि यहाँ पे देखें और बड़े खिलाड़ियों को यहाँ पे यदि निकलना है तो इसका प्राइस एक बार वो 70 के आसपास जरूर ले जाएंगे, जहां पर रिटेलर को पूरा माल थमाएंगे तभी बाहर निकलेंगे। क्योंकि मौजूदा समय पे यदि बड़े खिलाड़ियों को निकलना था तो कल की जो न्यूज आई थी कि 40 शोरूम पे इंपैक्ट पड़ा है, उसके अनुसार आज गिरावट आनी चाहिए, लेकिन आज गिरावट नहीं आई है। इससे तो
स्ट्रेटजी यही लगती है कि एक बार इसका रेट लगभग 70 के आसपास जाना चाहिए। यह हमारा टेक्निकल व्यू है, हमारी किसी प्रकार की खरीद या बेचने की सलाह नहीं है। अब हम आते हैं कि ईवी सेक्टर में यदि हमें निवेश करना है तो कहां पर निवेश करना ज्यादा उचित होगा। ईवी सेक्टर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल मार्केट शेयर था वो 56% का था। इस बार 2% की बढ़त हुई है, यानी फाइनेंशियल 2025 में 2% का टू व्हीलर सेगमेंट में बढ़त यह प्रदर्शित करता है कि कहीं ना कहीं टू व्हीलर ईवी सेक्टर में जरूर डिमांड आई है। ये 31 मार्च 2025 तक का डेटा आपके सामने है। इसमें अभी भी ओला नंबर 1 पे बनी हुई है। ओला का मार्केट शेयर लगभग 37% था 2024 में, जो कि अब घट के हो गया है 30%। तो 7% की लगभग गिरावट ओला में आई हुई है। लेकिन यदि ओला में गिरावट आई है और टोटल मार्केट में 2% का ग्रोथ हुआ है, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जहां पे ग्रोथ आई है, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें यदि आप ईवी सेक्टर में निवेश की योजना बना रहे हैं या निवेश ऑलरेडी किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ईवी सेक्टर में किस सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ आई है और किस सेगमेंट में कमी आई है। टू व्हीलर सबसे ज्यादा बिकने वाले हो गए हैं 2025 के दौरान। 2024 में यदि हम ईवी सेक्टर की टोटल की बात करें तो ईवी सेक्टर में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, एलएमवी, बसेस, हैवी गुड्स व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल, इन सभी की हम जब टोटल वैल्यू निकालते हैं तो वो 100% होती है। यानी ईवी सेगमेंट में जितने भी गाड़ी हैं, वो चाहे टू व्हीलर हो चाहे वो थ्री व्हीलर हो, सभी को मिला के उसमें से 56% की बिक्री केवल टू व्हीलर की थी, जो बढ़ के 58% हो गई है। थ्री व्हीलर में यदि बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 37.63% की बिक्री थी, जो घट के 35.57% हो गई है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि एथर, जो कि टू व्हीलर सेगमेंट में काम करती है, उसने अपने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट जमा कर दिया है। तो बहुत जल्द एथर का आईपीओ आपके सामने आने वाला है। यदि आप एथर के आईपीओ के बारे में अभी से तैयारी करें और उसकी स्टडी करें तो ये आईपीओ आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। यदि आप हमारे द्वारा एथर आईपीओ की डिटेल चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं ईवी सेक्टर में। जो टॉप पर अभी भी कायम है वो है ओला। ओला 2024 में लगभग 35% से ऊपर मार्केट शेयर रखती थी, जो कि गिरकर लगभग 30% आ चुका है। तो 5% से ऊपर की गिरावट ओला में लास्ट फाइनेंशियल ईयर की अपेक्षा दिखाई दे रही है। यदि हम बात करें टीवीएस की तो दूसरे नंबर पे जो कंपनी है वो है टीवीएस। मार्केट शेयर लगभग 19% चल रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में 19% शेयर के साथ टीवीएस नंबर 2 पर मौजूद है। ईयर इनका शेयर मार्केट 17% था, तो यहाँ पर 2% की ग्रोथ टीवीएस मोटर में निकल के आई है। दूसरी बात, टीवीएस मोटर में आप यदि निवेश करना चाहते हैं तो आपको एक और फायदा मिल जाता है कि टीवीएस में और भी कई प्रकार की गाड़ियां हैं जिनमें यदि ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ का फायदा आपको मिल जाएगा। यानी एक निवेश से आप ईवी में भी पैसा लगा सकते हैं, साथ में पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए भी टीवीएस कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो निवेश के हिसाब से सबसे अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि बजाज के अंदर आपको टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर यानी कॉमर्शियल वाहन भी मिल जाते हैं ईवी सेक्टर के अंदर, साथ में पेट्रोल डीजल की गाड़ी भी मिल जाती है। तो यहाँ पे यदि आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा पूरा डाइवर्सिफाई हो जाता है व्हीकल सेगमेंट के में। तो यहाँ पे बजाज ऑटो ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है। बजाज ऑटो का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 11% शेयर था, जो कि बढ़ के हो गया है 20%। तो यहाँ पे 9% की बढ़त मिली है बजाज ऑटो को। तो यदि निवेश के हिसाब से देखा जाए तो बजाज ऑटो यहाँ पे अच्छा बेहतरीन मौका है ईवी सेक्टर में निवेश करने के लिए, जहां पे आपको ईवी के अलावा अन्य सेगमेंट भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम एथर की। तो एथर यहाँ पे 4 नंबर पे बना हुआ है मार्केट शेयर के हिसाब से। लास्ट ईयर इनका मार्केट शेयर 11.5% था, जो कि अब थोड़ा सा मामूली सा लॉस हुआ है और इनका मार्केट शेयर हो गया है 11.4%। तो यहाँ पे 0.1% की कमी देखी गई है एथर में, और साथ में एथर का आईपीओ भी आ रहा है, जैसा कि आपको हमने अभी शुरुआत में बताया। यहाँ पे 5वें नंबर पे है हीरो मोटर। हीरो मोटर की बात करें तो थोड़ा सा कंपनी अंदरूनी दिक्कतों का सामना कर रही है, इस वजह से हीरो मोटर में आपको प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मामला हो सकता है जल्दी निपट जाए। तो यहाँ पे एक आपको बहुत बड़ा मूव मिल सकता है। यदि लास्ट ईयर हम बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प में
2% मार्केट शेयर था, जो कि अब बढ़ के 4% हो गया है। तो यहाँ पे भी एक ग्रोथ निकल के आई है, इसलिए हीरो मोटर भी निवेश के लिए बेहतर इस समय लेवल हो सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके फंडामेंटल पे और साथ में टेक्निकल पे। हम केवल ये 4 कंपनी ही कवर करेंगे, बाकी जो इसमें टोटल कंपनी है वो 25 कंपनी है। बहुत से रिटेलर वार्ड विजार्ड इनोवेशन में भी फंसे हुए हैं, तो वार्ड विजार्ड इनोवेशन का डिटेल अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले कवर करते हैं हम बजाज ऑटो को। बजाज ऑटो का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ऊपर का है। कंपनी की वैल्यू क्या है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। कंपनी ने हाई लगाया है 12,774 का। अब यदि हम बात करें वैल्यू की, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक की पी 30.2 की है और इंडस्ट्री की पी भी 30.2 की है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि महंगा है या सस्ता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल की। कंपनी की बुक वैल्यू 1109 की है। कंपनी के पास डेप्ट ना के बराबर है, यानी 0.1%। प्रमोटर की कोई भी प्लेज नहीं है, ये भी ना के बराबर है, 0.01%। कैश की कमी नहीं है। यदि पिछले 5 साल का कैश फ्लो देखें तो 20,000 करोड़ से ऊपर का कैश फ्लो कंपनी के पास अवेलेबल है। कंपनी ने अभी अपने क्वार्टर का रिजल्ट जारी नहीं किया है, इसलिए रिजल्ट का वेट करना ज्यादा उचित होगा। बाकी हम टेक्निकल देखेंगे कि वहां पर क्या चीज दिखाई दे रही है। यदि हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर ने 0.01% का स्टेक सेल किया है। लास्ट क्वार्टर में 55.04% था, जो कि अब घटकर 55.03% हो गया है। यहाँ पे एफआई ने भी अपनी स्टेक को सेल किया है, लेकिन यदि वहीं देखें तो डीआई के द्वारा यहाँ पर स्टेक बढ़ाया गया है, पब्लिक के द्वारा भी कम किया गया है। तो यानी जो स्टेक बढ़ा है वो डीआई ने बढ़ाया है। हीरो मोटर का फंडामेंटल देखने की कोशिश करें तो कंपनी की मार्केट कैप 76,685 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है 3834 रुपए का। हाई लगा है 6246 रुपए का। तो वहां से काफी डिस्काउंट पे हीरो मोटर का शेयर अवेलेबल है। स्टॉक की पी चल रही है 18.5 की, इंडस्ट्री की पी है 50.8 की। तो यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू दिखाई दे रही है हीरो मोटर के अंदर। कंपनी के अंदर डेप्ट की बात करें तो ना के बराबर है, 0.03%। प्रमोटर की होल्डिंग 34.7% की है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। कंपनी ने अभी तिमाही रिजल्ट जारी नहीं किया है। शेयर होल्डिंग देखें तो कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ भी मामूली सी कमी दिखाई दे रही है 0.01% की। एफआई ने भी यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली की है और डीआई ने यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक के पास मामूली स्टेक है जो कि लगभग 10% के आसपास है, यानी 90% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड में अभी भी अवेलेबल है। हीरो मोटर अपने नतीजे 30 तारीख को जारी करने वाला है। तो 30 तारीख से पहले यदि हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि मार्केट को यहाँ काफी उम्मीद है कि रिजल्ट जिस हिसाब से शेयर के प्राइस में एक गिरावट आई है उसके हिसाब से अच्छे आएंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसके टेक्निकल में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आपको ये जानकारी दी थी कि हीरो मोटर क्रॉप के चार्ट में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ट में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आरएसआई में एक स्ट्रेंथ आना शुरू हो गई है और साथ में यदि यहाँ बात करें तो एक स्विंग को ब्रेक करने के लिए चार्ट पूरी तरह से लगभग तैयार है। तो यहां से मार्केट यदि ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तो यहां से आपको कल एक मूव जरूर दिखाई देगा। बजाज ऑटो के नतीजे कल आने वाले हैं, तो कल का दिन बजाज ऑटो के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी टेक्निकल के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा आरएसआई डायवर्जन दिखाई दे रहा है। तो 7880 से 7900 के बीच 7920 ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ 8250 का लेवल इसके लिए महत्वपूर्ण लेवल है। यदि ऊपर की तरफ निकलते हैं तो लगभग 9000 से 9100 के आसपास बजाज ऑटो का प्राइस जा सकता है। तो ये था हमारा ईवी सेक्टर से रिलेटेड पूरा वीडियो, जिसमें हमने ईवी से संबंधित सभी कंपनियों को, जो टॉप 4 कंपनी हैं, उनको कवर करने की कोशिश की है। आज का वीडियो कैसा लगा यदि आप कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।